And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about dedicated freight corridor for railway, and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. सो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं जिस कारण से हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं. Prime Minister Modi inaugurated 351 km section between Khurja and Bhaupur in Uttar Pradesh for commercial operations of dedicated freight corridor. सरल शब्दों में आप देखिए, यहाँ पे एक जगह है खुर्जा और यहाँ से थोड़ी दूर पे है एक जगह भावपुर. दोनों के बीच का डिस्टेंस है लगभग 351 किलोमीटर और इस बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या रेलवे लाइन आप सरल शब्दों में कह लीजिए, उसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस कारण से ये न्यूज़ आर्टिकल आया है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब एक ऐसा रेलवे लाइन जो बस फ्रेट ट्रेन्स के लिए, जो मालगाड़ी होती है उसके लिए इस्तेमाल होगा, पैसेंजर ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. ओवरऑल ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ की मदद से हम कवर करेंगे द प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट. और ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ पीटी एज वेल एज मेंस. देखिए, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2005 में. इसका पर्पस ही था कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए, मतलब एक ऐसा रेलवे लाइन बिछाया जाए अलग अलग जगहों को कनेक्ट करते हुए देश में, जो बस फ्रेट ट्रेन्स के लिए इस्तेमाल हो, मालगाड़ी के लिए इस्तेमाल हो. देखिए, जब फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स एक ही लाइन पे चलती हैं तो फ्रेट ट्रेन्स को बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स को हमेशा ही सुप्रीमेसी इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्राइमेसी दी जाती है ओवर फ्रेट ट्रेन्स, और इस कारण से फ्रेट ट्रेन्स काफ़ी डिले होती रहती हैं और इस कारण से हमारे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी वीक माना जाता है. जो भी इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ओवरऑल ग्रेन्स या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल, स्टील, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से ही होता है. और ट्रेन्स को जो फ्रेट ट्रेन्स हैं वो डिले होती रहती हैं बिकॉज ऑफ बोथ फ्रेट एज वेल एज पैसेंजर ट्रेन्स रन ऑन द सेम रेलवे लाइन. और इसी कारण से ये कॉन्सेप्ट लाया गया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ताकि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन दिया जाए. और इसी ऑब्जेक्टिव से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. 2006 में इसके लिए एक स्पेशल बॉडी बना दी गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन्स के लिए, मालगाड़ी के लिए बनाएं. और इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत फिर फाइनलाइज किया गया कि 6 ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे अलग अलग जगहों को कनेक्ट करते हुए, जिनको हम लोग कॉमनली कहेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया. और इसके लिए रेलवे एक्ट को अमेंड भी किया गया और रेलवे को अलाउ किया गया कि जो भी एरिया, जो भी लैंड ज़रूरत है एक्वायर करने का फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो आप एक्वायर कर सकते हैं बाय पेइंग एडिक्वेट कंपनसेशन. तो जिनकी भी लैंड है, अगर रेलवे ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरने वाला है, तो अब इस रेलवे अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से रेलवे उस लैंड को अक्वायर कर सकती है, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया. और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें लैंड एक्विजिशन के लिए कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर मना नहीं कर सकता. हाँ, एडिक्वेट कंपनसेशन आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी मार्केट रेट है उस हिसाब से आपको एडिक्वेट कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा. तो आपकी लैंड है, अगर वहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरने वाली है तो अब आप मना नहीं कर सकते आपको, लेकिन वो ज़मीन सरकार को देनी होगी, रेलवे को देनी होगी, बिकॉज दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. तो इस तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है. पूरे इंडिया भर में इस तरह के 6 कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में बस 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं. पहला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये यहाँ दादरी से चलेगा और जाकर के कनेक्ट करेगा JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल ऑफ मुंबई.
इनफैक्ट महाराष्ट्र, तो ये उत्तर प्रदेश दादरी वाले एरिया से चल करके JNPT को कनेक्ट करेगा। और दूसरा है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये पंजाब के लुधियाना से चलेगा और वेस्ट बंगाल के दानकुनी एरिया को जा कर के कनेक्ट करेगा। तो ये अभी फर्स्ट फेज में ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। बाद में 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। द फर्स्ट वन विल बी नॉर्थ साउथ dedicated corridor that will be from Delhi to Tamil Nadu, and then east west that will be from West Bengal to Maharashtra, then east south that will connect West Bengal from Andhra Pradesh, and south south that will connect Tamil Nadu and गोवा। ये जो बाकी के 4 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, दे आर इन प्लानिंग स्टेज नाउ, अभी उन पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन चालू नहीं हुआ है। The next article is taken from national segment. It is about challenge of anemia in India. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the health segment. So सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ये आर्टिकल आया क्यों है। तो देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 चल रही है, उसका फर्स्ट फेज का डाटा भी रिलीज हो गया है। और डाटा में एक बात साफ साफ पता चल रही है कि हमारे देश के अंदर वीमेन और चिल्ड्रन के अंदर अनीमिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, घटने के बजाय वो बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट पाया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 58.5% ऐसे बच्चे हैं जो अनीमिया के शिकार हैं। 58.5, इट्स अ क्वाइट हाई नंबर। उसके अलावा वीमेन में भी अगर देखा जाए तो 53% ऐसी वीमेन हैं जो अनीमिया के शिकार हैं। अनीमिया क्या होता है वो भी ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज जिसमें रेड ब्लड सेल, या जिसको हेमोग्लोबिन भी कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। एंड दैट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पुअर हेल्थ एंड पुअर न्यूट्रिशन। अगर किसी भी इंसान के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है तो इसका मतलब ये है कि उसका ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पुअर है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और अगर हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और ओवरऑल फिर वो इंसान थका थका महसूस करेगा, उसको ज़्यादा सर्दी लगेगी और वो बात पे उसको चक्कर भी आ सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। तो इस सब कारणों से फिर एनेमिक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। और हमारे देश में अंडर 5 वाले बच्चों के अंदर भी अनीमिया बढ़ रहा है और वीमेन के अंदर भी अनीमिया बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। कुछ और फाइंडिंग्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो एनेमिक केसेज आ रहे हैं वो हिमालयन कोल्ड डेजर्ट एरिया से आ रहे हैं, लद्दाख वाले एरिया से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स कम मिलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, दीज आर द मेन सोर्सेज जिससे हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। इस तरह के लीफी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स या मिलेट्स कम मिलते हैं वहाँ पे। इस डाटा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आज़ादी से लेकर के अब तक हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, डाइट पैटर्न बदला, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन को लेकर के, फिर भी वीमेन और चिल्ड्रन के अंदर अभी भी एनीमिया की जो प्रोपोर्शन थी आज़ादी के टाइम में मोर और लेस, वो अभी तक मेंटेन्ड है। तो उसके पीछे का इन्होंने कारण भी बताया। इन्होंने कारण बताया है कि हमारा जो फूडिंग हैबिट है वो चेंज तो हुआ है, लेकिन वो हेल्दी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। आज़ादी के टाइम में बहुत सारे लोग मिलेट्स खाते थे, लेकिन अब मिलेट्स को हमने रिप्लेस कर दिया है राइस एंड व्हीट से। और मिलेट के अंदर नेचुरली आयरन कंटेंट ज़्यादा होता था, लेकिन राइस एंड व्हीट में कम होता है। उसके अलावा B12 की डेफिशिएंसी लगातार बढ़ते जा रही है हमारे देश के अंदर, और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी के कारण ही ओवरऑल एनीमिया के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट सामने आया है कि अगर मेन एंड वीमेन को कंपेयर किया जाए रिगार्डिंग अनीमिया, तो पता चलता है कि अबाउट 53% वीमेन आर एनेमिक बट ओनली 30% मेन आर एनेमिक। तो सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश में वीमेन के अंदर एनीमिया के केसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लगभग डबल हैं, जबकि मेन के अंदर अनीमिया के केसेस कम हैं। तो वीमेन के अंदर अनीमिया के केसेस ज़्यादा क्यों हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। द फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स इज ह्यूज मेंस्ट्रुअल आयरन लॉसेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड, हाई आयरन डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब एक नया फीटस, नया बच्चा जो जन्म हो रहा होता है, व्हेन इट इज़ इनसाइड द वूम ऑफ द मदर इटसेल्फ, उसकी आयरन डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और इस कारण से मदर के अंदर आयरन कंटेंट कम हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो APSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा आया है उसके हिसाब से एनीमिया अमंगस्ट वुमेन सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के तुलना में,
तो वो है इन असम। फिर से समझिए, ये APS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया था 2014-15 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के बाद अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 हो रही है 2020 में। और पिछले सर्वे और इस सर्वे के तुलना में बहुत सारे स्टेट्स में विमेन के अंदर एनीमिया का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, लेकिन उसमें भी असम ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विमेन के अंदर एनीमिया बढ़ा है, माइंड इट, बढ़ा है। ओवरऑल हम वैल्यू बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज़्यादा एनेमिक वुमेन आसाम के अंदर हैं, लेकिन जो भी नंबर्स थे 2014-15 में, उससे लगभग 20% इंक्रीमेंट हुआ है बाय 2020। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में जो भी डाटा था, जो भी नंबर्स थे एनेमिक वुमेन के, उससे 20% अब ज़्यादा हो गए। तो आसाम इस मामले में सबसे ज़्यादा है। अब जरा देख लेते हैं कि क्या क्या भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया अमंगस्ट वुमेन। एक स्कीम चलाई गई है एनीमिया मुक्त भारत, इसको चलाया गया था 2018 में, जिसमें वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड्स के टैबलेट बंटवाए जाते हैं। दूसरा है हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो एक प्रॉपर डिजिटल इंफॉर्मेशन या डाटा को मेंटेन किया जा रहा है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि कौन कौन से वीमेन प्रेग्नेंट है और उसका फिर कितना हेमोग्लोबिन लेवल है, और जिसके अंदर भी हेमोग्लोबिन लेवल कम है उसको स्पेशल आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लाई दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनका हर महीने की जो 9 तारीख होती है, 9 तारीख होती है, उस दिन उनका फ्री मेडिकल चेकअप होता है और डिटेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर कहीं अनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लड बैंक्स खोले जा रहे हैं ताकि अगर किसी वुमन के अंदर सीवियर एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको तुरंत ब्लड की सप्लाई करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये हिंट्स भी लगेगा और इस हिंट्स की मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Ruthenium-106. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view, especially subtopic Indigenous Development of Technology. सो करंट न्यूज़ देखते हैं। काफ़ी सरल सा न्यूज़ है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने, जो मुंबई में है, उसने आई कैंसर, आँखों के कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक नई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। वो टेक्नोलॉजी में रुथेनियम-106 एक तरह का एलिमेंट है। ये रुथेनियम-106, इसका प्लेक इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह का एक पतला सा जो प्लेट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेक, उसका इस्तेमाल किया जाएगा आँखों के कैंसर को, ऑक्यूलर ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए। देखिए, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस करते रहते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर या ट्यूमर को तोड़ने में। कैंसर होता क्या है? कोई मलिग्नेंट सेल, ऐसा सेल जो सड़ गया, आप सरल शब्दों में कहिए तो ट्यूमर बन गया है, जो अब आसपास के सेल्स को भी ख़राब कर रहा है, डीजनरेट कर रहा है। तो अगर हमने उस सेल को धीरे धीरे डीजनरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर वो कैंसर स्प्रेड नहीं होगा और इंसान को बचाया जा सकता है। तो उस सेल को ख़त्म करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उसकी मदद से ट्यूमर को डीजनरेट किया जा सकता है। तो ये देख लो, अगर ये एक किसी इंसान का आँखों का रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर यहाँ पर कहीं पर ट्यूमर हो जाता है तो उसके ऊपर इस तरह का प्लेक लगाया जा सकता है। नैरो प्लेट, छोटा सा प्लेट जिसको हम लोग प्लेक कहते हैं, रुथेनियम-106 का, उसको लगाया जा सकता है। और ये रुथेनियम-106 से धीरे धीरे रेडिएशंस होता रहेगा और इस रेडिएशन के कारण ये ट्यूमर धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये डेवलप किया हमारे देश की एजेंसी बार्क ने। रुथेनियम-106 के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इट बिलोंग्स टू प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स। तो सीधा सीधा याद कर लेना, पीटी में आपसे हो सकता है पूछ ले, इट बिलोंग्स टू प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स। उसके अलावा रुथेनियम-106 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम-235। तो यूरेनियम-235 का जब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है फिजन रिएक्शन करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, तो उस टाइम में जब स्पेंट फ्यूल निकाला जाता है, जो बचा हुआ फ्यूल निकाला जाता है, उसमें कुछ रुथेनियम-106 मिल जाते हैं। तो समझो तो एक तरह का बाई प्रोडक्ट है। जब यूरेनियम-235 का इस्तेमाल किया गया पावर जनरेट करने के लिए, तो जो रिमेनिंग रेसिड्यू है उसमें हमें रुथेनियम-106 थोड़ा बहुत मिल जाता है एज बाई प्रोडक्ट और स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल।
The next article is taken from Assam segment. It is about 104th Foundation Day of Assam Sahitya Sabha. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं तो 104th Foundation Day of Assam Sahitya Sabha is being celebrated across Assam. Assam Sahitya Sabha was constituted in December 1917 and that is why अब 104th Foundation Day celebrate किया जा रहा है. Assam Sahitya Sabha, as I told you, it was founded in 1917. It is a non-profit organization जिसका पर्पस ही है टू प्रमोट असमीज लिटरेचर एंड कल्चर. इसका हेड ऑफिस है जोरहट डिस्ट्रिक्ट में और प्रेजेंटली इसके 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं. कुछ तो ब्रांचेज आसाम से बाहर भी हैं और इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जैसा कि मैंने आपको बताया दिसंबर 1917 में हुआ था और इसके पहले प्रेसिडेंट थे पद्मनाथ गोहाई बरुआ साहब. और इसमें आसाम साहित्य सभा जब भी होता है तो इसमें देश विदेशों से इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स हैं लॉरेट्स हैं असमीज लिटरेचर के वो आते हैं. और सिंस 1926 द आसाम साहित्य सभा हैज़ बीन पब्लिशिंग अ क्वार्टरली रिसर्च जर्नल एज वेल. कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आसाम साहित्य सभा को लेकर के वो भी देख लेते हैं. इसके करंट प्रेसिडेंट हैं श्री कुलधर सैकिया साहब और आसाम साहित्य सभा का एक अपना मोटो भी है. उसको मोटो का इंग्लिश ट्रांसलेशन है माई मदर टंग माई एटर्नल लव, लेकिन उसका एसएमईज वर्जन है ये एंड यू कैन प्रोनाउंस इट बेटर. इसको आप याद कर लेना फ्रॉम पीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा आपको. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. In our segment most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 298 to topic number 300. Topic number 298 is about Rohtang Tunnel. Atal Rohtang Tunnel has been named after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. It is built under Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of Himalaya in Leh Manali highway. Its overall length is 8.8 kilometers. Its elevation is about 3100 meters and it will reduce the distance between Manali and Kelong. Please attempt this question based on topic number 298. Topic number 299 is about forex reserve. So as you already know that forex reserve are of 4 kinds: foreign currency assets, gold, special drawing rights and reverse tranche. इसमें भी अगर आपको जानना है तो ये इतना याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन करेंसी एसेट सबसे ज़्यादा होती है, हमारे पास लगभग $500 बिलियन की है, जबकि रिवर्स ट्रेंच इज़ लोवेस्ट, उसकी वो वैल्यू है कम लगभग $1 बिलियन. इट इज़ लोवेस्ट, फॉरेन करेंसी एसेट इज़ हाईएस्ट. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 299. टॉपिक नंबर 300 इज अबाउट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज इन आसाम. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हमने दे रखे हैं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इनको कम से कम आप याद कर लेना. फॉर एग्जांपल देखो ये जैसे जीएस रोड है हाईवे नंबर 6, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप याद कर लेना. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के कोहिमा से इम्फाल वाले नंबर 2, तो इसको आप बस देखना, एज इट इज़ मगअप करने की कोशिश मत करना. हाईवे से सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे. एक बात और आप देखो, यहाँ पे हाईवे की नंबरिंग का सिस्टम ज़रा समझ लो. तो देखो जो हाईवे ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं उनकी नंबरिंग होती है ऑड में, और जो हाईवे नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं उनकी नंबरिंग होती है इवन में. फॉर एग्जांपल ये देखो ये ब्लू वाला ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, ये देखो ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है, इनकी नंबरिंग है इवन में. और ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं तो इनकी नंबरिंग है ऑड में. उसमें भी ऑड वाले जो नंबर्स हैं वो नॉर्थ से जब साउथ में जाते हैं तो उनकी नंबर बढ़ती है, और जो इवन वाले नंबर हैं वो जब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो उनकी नंबर बढ़ती है. मतलब 2 के बाद फिर देखो 6, 8 हो जाता है, 13 के बाद 15, 37, इस तरीके से. इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. This is the answer of question number 295 to 297 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by you students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं. इट वॉज रिगार्डिंग हाइपोथर्मिया. इट इज़ ए कंडीशन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज लोअर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग टेम्परेचर. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अल्कोहल कंजम्पशन में लीड टू हाइपोथर्मिया. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B2 only. And Monpa paper culture belongs to, of course, Buddhism, and it belongs to the Monpa area of Arunachal Pradesh. That's all from our side for today. Thanks for watching.